So, okay, very good evening to all. This is our class number 46 in linear algebra. Okay, so let's start our today's class. So, okay, and as you know, here we are discussing the some questions related to linear algebra. Okay, I think it is from chapter number 5. Okay, so let's start. See, this is our question number 1. Let V be the vector space over the field left. V is the vector space over the field left of dimension n. Okay. Consider the following statement. Every subset of V containing n elements is the basis of V. Okay. Second statement. No linearly independent subset of V contain more than n elements. Which of the following, which of the above statement? Okay. So see here. There are two statements and we have to find which of them is correct. Okay, so uh, let's again see this statement 1. Every subset of V containing n elements is a basis of V. Here V is a vector space of dimension n. This is a very important information. Okay, what is first statement? Every subset of V containing n elements is a basis of V. Okay, and the second statement is no linearly independent subset of V contains more than n elements. Which of the above statement is are correct? First only, second only, both first and second, neither first and second. तो बताइए दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, इनमें से करेक्ट कौन सा है? दोनों करेक्ट है या फिर दोनों भी करेक्ट नहीं है? सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, सिर्फ सेकंड करेक्ट है. ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है कि अगर आप V का कोई भी सबसेट लोगे जिसमें n एलिमेंट्स है तो वो बेसिस बनेगा, बेसिस होगा. तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? बोलिए, इज इट करेक्ट? नहीं, ये करेक्ट नहीं है. देखिए, अगर ये n एलिमेंट का सेट LD हो गया तो क्या होगा? अगर LD हो गया तो वैसी सी बात है, वो बेसिस नहीं बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं बेसिस जो होता है वो जनरेटिंग सेट प्लस लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. अगर ये दो प्रॉपर्टी है तब वो बेसिस होता है. तो हमें ये थोड़ी ना पता है कि जो एन एलिमेंट का सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है. हो सकता है कि लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो तब तो बेसिस नहीं बनेगा. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एन एलिमेंट का सेट बेसिस बने. तो पहला तो फॉल्स हो गया. दूसरा हम देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नो linearly independent subset of V contains more than n elements. No linearly independent subset of V contain more than n elements. ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बोलिए. ये ट्रू होगा. क्यों ट्रू होगा? देखिए कि अगर आप इस वेक्टर स्पेस में कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लोगे तो उसमें n या n से कम एलिमेंट्स होंगे. n से ज्यादा, क्योंकि देखिए वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या है? n है. ओके, तो n से कोई भी ग्रेटर एलिमेंट का जो भी सेट होगा, ऐसा सेट जिसमें n से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा LD होगा. तो वही तो कह रहा है ये कि नो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट्स. ऐसा कोई भी Li सेट नहीं होगा जो n से ज्यादा एलिमेंट को कंटेन करे. या दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट नहीं होगा जिसमें n से ज्यादा एलिमेंट्स हो. तो बिल्कुल करेक्ट है ये. ऐसा कोई भी Li सेट नहीं रहेगा जिसमें n से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जो भी n से ज्यादा एलिमेंट्स वाला सेट होगा वो LD होगा. ओके, लीनियरली डिपेंडेंट होगा. तो ये करेक्ट है. तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ठीक है, समझा है क्या? बताइए मुझे, बोलिए, क्या आपको ये बात समझी है? ठीक है, एक मिनट मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा.
देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ओके, so see, this is our question number second. Okay, consider the vector space over the field of real numbers. V with the vector space over the field of real number spanned by the set. Okay, this is a S set containing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vectors. What is the dimension of V? देखिए V एक वेक्टर स्पेस है जो कि इस सेट से स्पैन हो रहा है, ठीक है, मीन्स ये एस सेट क्या है, इस V का जनरेटिंग सेट है। V एस क्या है, इट इज अ जनरेटिंग सेट। तो हमें क्या बताना है, V की डायमेंशन बतानी है। तो आप देखिए इसमें जो वेक्टर्स है उनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो होंगे, ओके, सो लीनियर इंडिपेंडेंट और फिर जनरेटिंग सेट मिलके वो बेसिस बना लेंगे, और फिर जिस बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे वही वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको रो में लिखिए और रो इक्लान फॉर्म में चेंज करिए। जैसे देखो, मान लो हमने इसको पहले नंबर पे लिख लिया, अब है ना सीक्वेंस तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, फिर इसको सपोज हमने सेकंड नंबर पे लिखा 1 1 0 0, ठीक है, ये लिख दिया। फिर हमने सपोज इसको लिखा 1 0 1 0, फिर इसको लिखा हमने 1 ट्रिपल 0, और फिर इसको लिखा, ठीक है, 0 1 0 0, ओके, एंड फिर हमने इसको लिख दिया 0 0 1 0, ठीक है। अब इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, रो इक्लान फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। चलो इधर ही कर लेता हूँ मैं। 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 0 माइनस 1 माइनस का 1 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा। फिर ऐसे इसको अगर 0 करना है तो 1 माइनस 1 0 होगा, फिर 0 माइनस 1 माइनस का 1 होगा, 1 माइनस 1 ये 0 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, ठीक है। फिर अगेन इस 1 को 0 बनाते तो 1 माइनस 1 0 होगा, ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस का 1 होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, 0 माइनस 0 0, ठीक है। तो यस, अगेन हम क्या कर सकते हैं कि इसको और इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इन दो रोज को। तो देखिए 1 1 1 0, देन 0 1 0 0, 0 माइनस 1 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 0, फिर 0 0 माइनस 1 0, और 0 0 1 0, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बना लेंगे। तो देखो इधर ही बना लेते हैं, जैसे ऐड करना होगा मुझे, तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, और 0 + 0 0 + 0 तो 0 ही आएगा। अब इसको 0 बनाते हैं तो -1 + 1 ये 0 आएगा, ठीक है, -1 + 1 0, -1 + 0 -1 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, ठीक है। यस, चलिए अब क्या करते हैं, जैसे इसको और इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, ओके। तो एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि जैसे इसकी हेल्प से मैं इसको 0 बना सकता हूँ और इसको भी 0 बना सकता हूँ, और इन दोनों को अगर हम आपस में चेंज कर दें, जैसे थर्ड रो और फोर्थ रो को, तो ये हमारे देखिए ऐसे आ जाएंगे 1 1 1 0, 0 1 0 0, और 0 0 -1 0, तो बाकी फिर हर जगह 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कितने रो है इसमें, 7 रोज है, 7 ही है ना, नहीं 6 है, 1 2 3 4 5 6, ओके, 3 और 3 6, ठीक है। तो इस टाइप से ये है। अब इसमें देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, तो ओनली 3 है, इसलिए इसकी डायमेंशन भी कितनी होंगी, 3 होंगी, ओके, डायमेंशन कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। सो इस टाइप से इसको करना था, समझा है कि आपको कैसे किया हमने। सिर्फ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट्स देखने होते हैं इसमें, वेक्टर्स कितने हैं, तो 3 ही है, जितने अलाइ वेक्टर्स होते हैं उतने ही इससे, है ना, जो वेक्टर स्पेस बनेगा। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये रो स्पेस की बात कर रहा है, स्पैन बाय दिस से, ओके, यस, तो रो स्पेस की बात कर रहा है ये, ओके। तो इस टाइप से इसको करना होता है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3। चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? X, Y, Z, W with a vector in R3 in a real vector space. Which one of the following is? बहुत इजी दिख रहा है मुझे तो ये, है ना? कॉम्बिनेशन से रिलेटेड पूछा है, कुछ क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। सो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए। तो देखिए इसमें क्या कहा है, एक्स वेक्टर हमें गिवन है, वाई वेक्टर गिवन है, जेड गिवन है और डब्ल्यू गिवन है। बी वेक्टर इन अर्थ रियल वेक्टर स्पेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला है, जैसे वाई प्लस जेड डब्ल्यू आता है ना, ऐसा इसने कहा है। देखते हैं फिर वाई प्लस जेड डब्ल्यू आता है, वाई और जेड। देखो 2 और 10 12 आएगा, जेड में तो यहाँ 4 है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें देखिए फोर्थ में क्या बोला है, एक्स और वाई का डिफरेंस जेड आता है, ये अपना एक्स है और ये वाई है, इनका डिफरेंस निकालते हैं। 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ तो 4 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे 2 ऑप्शन बच गए, देखिए इसमें थर्ड में क्या कह रहा है, एक्स प्लस जेड डब्ल्यू के इक्वल है। ये एक्स है और ये जेड है, एक्स और जेड का सम करते हैं। तो देखिए 3 और 4 का पहले कंपोनेंट में ऐड होगा, तो 3 और 4 का सम 7 आएगा, जबकि यहाँ 10 है, इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। बच गया सेकेंड ऑप्शन, तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको ये समझा है, बताइए? ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब इसमें क्या कहा है इसने। So this is our question number 4. F of x be the ring of polynomials, okay, in one variables, okay, over the field f with the relation x to the power n is equal to 0, okay. For some fixed n belonging to set of natural number, what is the dimension of fx over f? ठीक है, अच्छा। तो देखिए इसमें क्या कहा है, एफ ऑफ एक्स जो है ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है। रिंग थ्योरी के अंदर हम जानेंगे रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स ये एक्स एक्स वेरिएबल में सभी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है। जैसे कि इसमें 1 डिग्री की पॉलिनोमियल, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, 3 डिग्री की, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो इसमें सभी डिग्री की पॉलिनोमियल्स रहेंगी, ओके, लेकिन किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यस। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी है, विथ दिस रिलेशन एक्स टू द पावर एन 0 हो जाएगा। तो अब सोचो, जैसे इसमें ए नॉट रहेगा, है ना, a1x, देन a2x² प्लस एंड सो ऑन an x टू द पावर n। ठीक है, इस टाइप से, ओके। देन इसके आगे आप कहोगे ए एन प्लस वन एक्स टू दावर एन प्लस वन प्लस एंड सो ऑन। लेकिन देखिए कि अब इसके आगे क्या होने वाला है, ये यहाँ है ना, इसके आगे क्या हो, जैसे कि एक्स टू दावर एन 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएंगे। इसके बाद ये जो एक्स टू दावर एन प्लस एन दिख रहा है, एक्स टू दावर एन प्लस वन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू दावर एन एक्स टू दावर वन लिख सकते हैं। एक्स टू दावर एन क्या है, 0 है, तो 0 × x आ जाएगा, और 0 × x क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाली टर्म भी क्या होगी, 0 होगी। तो इससे पता चला कि ए एन एक्स टू दावर एन और इसके आगे सभी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितनी टर्म्स बची है, तो इसमें बचा है ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन an-1 एक्स टू दावर n-1। ठीक है, तो इस टाइप की सभी पॉलिनोमियल इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है, यस। अब इसने पूछा है कि व्हाट इज द डायमेंशन। अगर आप अपनी लैंग्वेज में समझे इसको, तो ये कुछ और नहीं, एक मिनट,
सो देखिए, अगर हम इसको, जैसे हमने जो नोटेशन यूज किए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हम समझे इसको, तो ये एक्चुअल में कुछ और नहीं, ये है Pn-1 x, ठीक है, मीन्स कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-1, ठीक है। तो अब इसमें जो इसकी डिग्री होंगी, इससे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी, वो कितनी होगी? तो देखिए आपकी चॉइस कहाँ कहाँ चलने वाली है। ए नॉट पे आपकी चॉइस होंगी, A1 पे आपकी चॉइस होंगी, A2 पे चॉइस होंगी और An-1, तो ये सभी फील्ड से आने वाले हैं। तो चॉइसेस कितने प्लेस पे चल रही है, जैसे A1 से लेके An-1 तक, तो ये n-1 एलिमेंट्स हो गए और एक ये एलिमेंट, ठीक है। तो -1 + 1 कैंसिल होके क्या n आ गया है। तो कितने प्लेसेस पे आपकी चॉइस चल रही है? n प्लेसेस पे, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी n। वैसे भी हम जानते हैं कि Pn की जो डायमेंशन होती है वो n+1 होती है, इसलिए Pn-1 की क्या होगी? n होगी, है ना। ये यहाँ पे जो बेस में लिखा होता है उससे एक ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे n-1 है तो इससे एक ज्यादा क्या होगी? n आएगी, तो इसकी डायमेंशन बन जाएंगी n। तो इस टाइप से इसको करना था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द सेट A plus IB C plus ID is the basis for vector space C over R if and only if, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। द सेट S, ये एक सेट है, ओके, जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर है A plus IB और C plus ID, और कहता है कि एस जो सेट है ये सी ओवर आर की डायमेंशन बेसिस बनेगा इफ एंड ओनली इफ, इनमें से क्या कंडीशन है जो इस सेट को बेसिस बना दे। तो देखिए, ये अगर सेट बेसिस बनना चाह रहा है तो इसको क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि ए प्लस आई बी जो है ये, है ना, इसका इस स्केलर मल्टीपल ना हो, सी प्लस आई डी का स्केलर मल्टीपल ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है तो वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं और वो सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। और अगर ये वेक्टर इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। यस। तो अब कंडीशन क्या होगी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाए? तो देखिए, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो, है ना, जैसे यहाँ से, ओके, तो देखिए, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो जैसे ए बी और इधर सी डी, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो ये दो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं? एलडी हो जाते हैं। और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ तब ये क्या हो जाते हैं? एलआई होते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट बोले तो क्या आएगा? एडी माइनस बी सी आएगा। अब देखिए यहाँ पे एडी माइनस बी सी नॉन जीरो कहाँ है? यहाँ है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, AD माइनस बी सी का अगर जीरो हो, अगर AD माइनस बी सी जीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है, ओके। तो ये तो नहीं होगा, और ऐसा कुछ नहीं होता, ये कंडीशन नहीं होती है। कंडीशन होती है कि डिटरमिनेंट क्या हो? डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, ओके। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। यस। सो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। ठीक, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज एस सेट जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है विद अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस C3, एंड T इज अ अगेन सेट ऑफ 3 वेक्टर्स विद अ सबसेट ऑफ R3। तो ये R3 का सबसेट है और S जो है C3 का सबसेट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। Okay, S and T both are bases. S is a basis but T is not a basis. S is not a basis but T is a basis. Neither S nor T is a basis. ठीक है। तो देखिए, जैसे एक्चुअल में यहाँ फील्ड मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि फील्ड के बिना वेक्टर स्पेस अधूरा होता है।
ओके, तो यहाँ पे अगर नहीं गिवन है तो हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ फील्ड सी होंगी और यहाँ फील्ड आर होगी। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि ये जो तीन, जैसे देखो C3 ओवर सी की डायमेंशन कितनी होती है, 3 होती है। ऐसे ही R3 ओवर आर की डायमेंशन कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में अगर आप 3 वेक्टर का सेट लेते हो, अगर वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस बन जाता है। तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि क्या सेट एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही क्या सेट टी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, सबसे पहले टी को चेक कर लेते हैं। तो पहले लिखा हमने ये वेक्टर, फिर उसके बाद लिखा 1 1 0, और फिर उसके बाद लिखा 1 0 0। तो इसको हम रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। बहुत ईजी है चेंज करना। 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, और 0 माइनस 1 माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस 1 0 होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, और 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा। ठीक है, अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो सेकंड और थर्ड रो को, तो देखिए सेकंड थर्ड रो जो है वो ये आएगी। ओके, और सेकंड रो ये हो जाएगी, थर्ड रो ये होगी। ओके, यस, तो ये अब आ गया है रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो सभी रो में पाइवोट है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी, 3। इसका मतलब कि तीनों रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये तीन वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो टी जो सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का सबसेट है जिसमें 3 वेक्टर है, और 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस कारण टी क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। अब टी को इसमें नॉट अ बेसिस बोला है तो ये गया, और यहाँ पे भी टी को बेसिस नहीं है बोला है तो ये भी चला गया। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बचा है। अब हमें एस सेट को चेक करना है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। 1 I 0, 2 I 1 1, और 0 1 प्लस I, और 1 माइनस I। ठीक है, यस। अभी हमें इसको चेंज करना होगा किसमें, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। या तो आप डिटरमिनेंट वाले अप्रोच से कर लो। इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो समझ लेना कि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो कहना कि ये जो वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो या तो डिटरमिनेंट वाले अप्रोच से कर सकते हो, या फिर इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करके भी किया जा सकता है। तो देखिए, 2 I को 0 बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। ठीक है, तो इधर 1 I और इधर 0। ठीक है, तो 2I माइनस 2I क्या होगा, 0 होगा। और ये 1 माइनस 2I और इधर I। ठीक है, 2I माइनस 2I तो 0 हो गया। 1 माइनस 2I इंटू आई, तो देखिए 1 माइनस 2 I इंटू आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर बोले तो माइनस का 1 होगा। 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ बन गया 3, और ये 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा। ऐसे ही इधर 0 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको 0 बनाना होगा, 1 प्लस आई। ठीक है, यस, 1 प्लस आई को हमें 0 बनाना होगा। तो इसको 1 प्लस आई को 0 बनाने से पहले मेरी एक सजेशन है कि आप 1 प्लस आई को 1 बना लो। तो इससे क्या होगा, हमें है ना, ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो एज इट इज रखी, सेकेंड रो को भी एज इट इज रखा, और हमने 1 प्लस आई से डिवाइड कर दिया थर्ड रो को। तो ये 1 बन जाएगा यहाँ, और यहाँ 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई बनेगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से क्या करना होगा, हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो यहाँ 1 माइनस आई का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई 1 माइनस आई, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। अब देखिए, 1 स्क्वायर माइनस 2I प्लस में आई स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 माइनस आई का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 1 होगा। अब देखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2I, और आई स्क्वायर बोले तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 आई आ गया, 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे माइनस का आई आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या है, माइनस का आई है। ओके, अब देखिए, अगर मैं सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करता हूँ तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 I 0 0 1 माइनस का आई, और 0 3 1। ठीक है, अब हम इस 3 को 0 बना लेते हैं 1 की हेल्प से। तो देखिए, ऑपरेशन मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे। ओके, बहुत से क्वेश्चन किए हैं, दैट्स वाई। ओके, सो 0 माइनस 0 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0, 1 माइनस माइनस 3 आए, तो 1 प्लस 3 आए आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, सभी रो में पाइवोट है, सभी रो में पाइवोट है। इसका मतलब कि तीनों रो कैसी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये सेट क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा C3 ओवर C का। तो एस भी बेसिस है और टी भी बेसिस है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझा है क्या आपको, बताइए।
Okay. Now move to the next question. Question number 7. This is our question number 7. See, again very interesting question. Okay. Yes. So see, consider the real vector space R3. The subspace. देखिए ये एक सबस्पेस है. It is a collection of ordered pair satisfying this condition. Means first component and second components are equal. Okay, y is equal to x. Of R3 is generated by which one of the following? तो ये जो सब स्पेस है इनमें से किस वेक्टर किस किन वेक्टर से जनरेट होगा. तो चलिए देखते हैं किन से जनरेट होगा. तो ओके, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस सब स्पेस. इस सब स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी. तो नंबर ऑफ चॉइसेस इक्वल डायमेंशन. देखिए यहाँ y x के इक्वल है तो किसी एक इस पे हमारी चॉइस चलेंगी. जैसे हमने जो x लिखा वही ऑटोमेटिकली y होगा. तो इन दोनों में से किसी एक पे हमारी चॉइस चलेगी. और z पे भी हमारी चॉइस चलेंगी. तो दो प्लेसेस पे हमारी चॉइस चल रही है इसलिए इसकी डायमेंशन होंगी 2. कितनी होंगी डायमेंशन 2. ठीक है. अभी कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेट जो है ये जनरेटिंग सेट होगा इस सब स्पेस के लिए. कौन जनरेट कर. तो एक बात तो आप याद रखिए कि जो भी जनरेटिंग सेट होगा उसमें जो वेक्टर्स होंगे वो इसी सब स्पेस के होंगे. मींस फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम होना चाहिए. तो देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सेम है. यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सेम है. लेकिन यहाँ देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट अलग अलग है. इसका क्या मीनिंग है कि ये तो जनरेटिंग नहीं बनेगा ना. क्योंकि जो भी जनरेटिंग सेट होगा उसमें जो वेक्टर्स होंगे वो इसी सब स्पेस के होंगे. सब स्पेस से बाहर से तो नहीं आएंगे. ठीक है. अच्छा देखो यहाँ पे सेम वही कहानी है कि ये इक्वल नहीं है फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट. तो ये गया. यहाँ भी इक्वल नहीं है तो ये भी चला गया. फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा. करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. समझाएगा ये. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए फटाक से. क्वेश्चन रीड करो. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस सी ओवर आर. ये करेक्ट है. किसने बोला है ये. दीक्षा, गजन, खुशी, पूजा, साक्षी, साइमा. हम्म. अच्छा. ठीक है. करेक्ट आंसर है 2. सी ओवर आर की टाइम सॉरी है ना. सी ओवर आर का जो होता है ना. एक मिनट. सी ओवर आर ये जो वेक्टर स्पेस होता है इसकी डायमेंशन 2 होती है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखिए. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स लाइज इन द लीनियर स्पैन. इनमें से जो पॉलिनोमियल है इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है जो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है. लाइज इन द लीनियर स्पैन ऑफ एस. मीन्स इनमें ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल है जो इन पॉलिनोमियल्स के एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है. तो चलिए देखते हैं. ठीक है. तो जैसे देखिए क्या इसको हम इन पॉलिनोमियल्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं क्या. है ना. तो चलिए देखते हैं. जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है. तो हमने सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल है इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस 5x स्क्वायर आ गया. और यहाँ 1 दिख रहा है. बराबर. यहाँ 1. तो इसको हम क्या करते हैं -4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो -4 इंटू 1 माइनस का 4 हो जाएगा. तो चलिए पहले हमने लिखा 5x स्क्वायर. फिर हमने लिखा 5x. और 5 माइनस 4 क्या आएगा 1 आएगा. तो देखिए तो लिखी गई है. दैट मीन्स तो इसको तो लिख सकते हैं. पहले ही ऑप्शन अपना करेक्ट है. क्या इसको लिख सकते हैं क्या. तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 100 है तो हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का कोएफिशिएंट
आ जाएगा, तो यहाँ तो 10 लिखा है, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं। सेम यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 है, जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स का कोएफिशिएंट भी 7 आ जाएगा, जबकि यहाँ पाई ही 1 पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसमें तो एक्स ही नहीं है ना? अगर आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पाई है इसमें, तो हमें पाई से मल्टीप्लाई करना होगा ना, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट भी पाई आएगा, तो इसमें तो एक्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये चला गया। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, अपना करेक्ट है, लिख के भी बताया मैंने आपको। ठीक है, समझा है कि ये बताइए, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? गिव द वेक्टर्स अल्फा, given the vectors alpha, beta, gamma and delta, consider the following statements. Okay, question number 10. So see, this is our question number 10. Okay, given the vector, देखिए अल्फा गिवन है यहाँ, अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गामा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। गामा जो है ये अल्फा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है डेल्टा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। डेल्टा जो है ये अल्फा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या गामा अल्फा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ओके, सो ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे इसका लास्ट कंपोनेंट आपको दिख रहा है 3, यस, और यहाँ का लास्ट कंपोनेंट 0 है, इधर लास्ट कंपोनेंट 3 है। इससे पता चला कि हमें अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 1 इंटू 3 3 रहेगा, है ना? और 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, मीन्स अल्फा को हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है जी, अब आगे और देखते हैं क्या हमें मिल सकता है। 2 है यहाँ पे, है ना? तो ठीक है, ऐसे नहीं करते हम लोग, ऐसे करते देखिए, गामा को अल्फा बीटा के कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो मैंने कहा था एलसीसी, लीनियर कॉम्बिनेशन कॉलम। तो अल्फा को हमने लिखा कॉलम में, बीटा को भी हमने लिखा कॉलम में, और इधर में हमने लिखा गामा 2 1 3। ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट 1 2 3 है ना, 1 फर्स्ट रो एज इट इज, इसको 0 बनाएंगे हम और इसको 0 बनाएंगे। 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 आएगा माइनस का 5, 1 माइनस 4 ये आएगा माइनस 3। ठीक है, यस, 3 माइनस 3 ये आएगा 0, 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 ये माइनस का 9 आएगा, और ऐसे ही 3 माइनस 6 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यस, फिर आप देखिए, जैसे हम क्या करें, इसको अगर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1 3, इधर 2 0, अगर 5 से डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा, और ये 3/5। ठीक है, इधर है 0 माइनस 9 और इधर माइनस का 3। ठीक है, तो अब इसको 0 बनाते हैं। ठीक है, तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 1 3 2 0 1 3/5 0 माइनस 9 प्लस 9 ये 0 आएगा, और इधर से माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 और प्लस में 3/5 9। 9 सेकेंड रो को 9 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो के एलिमेंट उसमें ऐड करने हैं, तो देखिए ये जो आएगा ना, ये कोई भी नॉन जीरो नंबर आने वाला है, -3 प्लस 27/, तो माइनस का 15 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा कितना, 12, 12/5, 12/5 आ रहा है इधर। तो देखिए पाइवोट अपना कहाँ चला गया, पाइवोट गया डेंजर जोन में, और पाइवोट डेंजर जोन में जाता है तो डेंजर बात होती है, बात ये होती है कि गामा अल्फा बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, समझा है कि ये ऐसे ही हम डेल्टा को अल्फा बीटा के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे अल्फा वो है ना, यही इसमें हो जाता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक बार और लिख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए अल्फा को हमने कॉलम में लिखा, बीटा को हमने कॉलम में लिखा,
और इधर हम डेल्टा को कॉमन में सॉरी नॉट कॉलम में लिखेंगे -136 और इसको रो इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 3 -1, देखिए 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 - 6 माइनस का 5 होगा, 3 + 2 3 + 2 5 आ जाएगा। ऐसे 3 - 3 0 होगा, 3 - 3 0 है ना, 3 - 3 0 होगा, 3 - 3 जो होगा वो 0 होगा, 0 0 - 9 माइनस का 9 आएगा और 6 -3 ये 9 आ जाएगा। तो क्लियर दिख रहा है कि ये अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ सेकेंड रो को, ठीक है, तो ये क्या आएगा 0 1 -1। और ऐसे ही अगर हम -1 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड रो, सॉरी -9 से अगर थर्ड रो को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1 और इधर माइनस। ठीक है, तो क्लियरली सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल है, इसलिए थर्ड रो को सेकंड रो की हेल्प से 0 बनाया जा सकता है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड रो में पाइवोट है, पाइवोट डेंजर जोन में नहीं गया, इसका मतलब डेल्टा जो है अल्फा बीटा के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है। ठीक है, समझा है क्या, बताइए हमें। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दिस इज गेट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम गेट एग्जाम 2007। ओके, देखिए अब इसमें basis of V is generated by the vectors of R4 satisfying this condition। अच्छा, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन पूछ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर टपल्स लिखे हैं और आगे होमोजेनियस इक्वेशंस लिखी है। कितनी इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन कितनी होती है, n - r होती है। n बोले तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 4 है। रैंक हमें फाइंड आउट करनी होंगी, तो देखिए x y z और w का कोएफिशिएंट हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन से, फिर सेकंड इक्वेशन से वैसे किया y z और w। थर्ड इक्वेशन से देखिए x का 2 है, y का 1 है, z का -3 और w का माइनस, ऐसे। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं किसमें, रो इक्वेशन फॉर्म में, 1 1 -1 0, फिर 0 1 1 1 2 -2। ठीक है, 2 -2 ये हो जाएगा 0, 1 -2 ये होगा 1, सॉरी 1 -2 माइनस का 1, -3 + 2 तो ये होगा माइनस का 1, और 1 -1 और 0 तो -1 ही आएगा। तो देखिए सेकेंड और थर्ड रो है ना, बिल्कुल आपको दिखेंगी कि इसको अगर 0 बनाने जाए, ऐड करें हम थर्ड रो को सेकंड रो में, तो कंप्लीट थर्ड रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब रैंक कितनी है इस मैट्रिक्स की, रैंक है 2, तो 4 - 2 2, तो इसलिए सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होगी। अरे अच्छा, क्वेश्चन में बेसिस पूछा है, कोई बात नहीं, बेसिस पूछा है तो देखो इस वाले कंसेप्ट से डायमेंशन हमें पता चल गया 2 है। ओके, तो अगर डायमेंशन 2 है, इसका मतलब बेसिस में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स होंगे। इसमें 3 एलिमेंट्स है इसलिए ये नहीं हो सकता, इसमें एक ही एलिमेंट है इसलिए ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बेसिस डायमेंशन 2 है इसलिए बेसिस में 2 एलिमेंट्स होंगे। समझा है क्या? हेलो, सो गए क्या आप लोग? सो सो तो नहीं गए ना? जागते रहना है, ठीक है। ओके, गजानन समझा क्या? हेलो, सो गया लगता है। ठीक, सो ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए v1 v2 v3 be the vector be the vectors of v over the field f, ये वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स है। इफ r एंड s आर आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ f, r और s क्या है, f के आर्बिट्री एलिमेंट है, एंड द सेट, ये एक सेट हमने बनाया। ठीक है, v1 v2
आर वी वन प्लस एस वी टू प्लस वी थ्री इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो बताइए ये जो होगा वी वन वी टू वी टू सॉरी वी वन वी टू वी थ्री का कलेक्शन ये एल डी होगा, नल सेट होगा, एल आई सेट होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, जैसे देखो मैं इसको जैसे इससे एलिमिनेट करता हूँ, एलिमिनेशन वाले कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखो हमने v1 को लिया है, ये वेक्टर 1,0,0, v2 को लिया है 0,1,0, और v3 को लिया है 0 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो बोला तो नहीं है कि v1 v2 v3 li है करके, सिर्फ वेक्टर है इतना बोला है, तो अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, हमने ये लिया। अब इनका एक सेट बना लेते हैं। देखिए 1,0,0, 0,1,0, और तीसरा वेक्टर है ना, वी वन को आर से मल्टीप्लाई करना है, वी टू को एस से मल्टीप्लाई करना है, और फिर वी थ्री में ऐड करना है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये है वो वेक्टर। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम सोचते हैं कि ये एल आई है या एल डी। ओके, तो जैसे आप देखिए इसमें, अगर मैं आर और एस को वन पुट करता हूँ, तो ये सेट कैसे बन जाएगा, 1,0,0, 0,1,0 और 1,1,0। तो आप सोचिए जो थर्ड वेक्टर है, ये पहले दो वेक्टर का एडिशन है। इसका मतलब कि ये जो सेट होगा ये एल डी सेट होगा, क्योंकि एल डी सेट की LD सेट देखिए कि अगर किसी सेट में एक वेक्टर ऐसा है जो बाकी वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो वैसा सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इसमें जो एल आई बोला है, नल सेट बोला है, ये तो डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब क्या इस सेट ये एल डी सेट होगा, है ना, ये क्वेश्चन है, क्या ये सेट हमेशा एल डी होगा। ओके, अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें एक्चुअल में ये सेट एल डी हो, अच्छा अच्छा रुको, एक मिस्टेक होगी हमारी, कि ये सेट तो एल डी है, क्या बोला है, द सेट इज एल डी, ये सेट तो एल डी है। आपको ये वेक्टर्स, ये जो वेक्टर से बनने वाला सेट है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, वी वन वी टू वी थ्री के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए ये रहेगा अपना वी वन वी टू और वी थ्री। तो ये जो है क्या ये नल सेट है, तो नल नहीं है। क्या ये एल आई है, नहीं, इसमें जीरो वेक्टर होने के कारण वो एल आई नहीं रह सकता। ठीक है, तो नन ऑफ द अब, और ये एल डी बोल रहे हैं कि एल डी हो, है ना। तो क्या लगता है आपको, एल डी होगा या फिर एल आई भी हो सकता है। चलो अगर मैं ऐसा लेता हूँ, कैसे, ये एल डी है। अच्छा, एल डी है, तो अच्छा इसको अगर मैं इस ऑपरेशन इससे करता हूँ, है ना, ये जो वेक्टर्स का सेट है, इससे अगर हम ये बना ले मैट्रिक्स 1,0,0, वी वन का कोएफिशिएंट 1 है, वी टू का इसमें 0 है, वी थ्री का 0 है, वी टू का इसमें 1 है, तो 0,1,0, और फिर इसमें आर है ऐसे, और वी थ्री का 1, तो ये अपना मैट्रिक्स बन गया है। ओके, सो कहता है कि ये एल डी है। ओके, ये सेट एल डी है, एल डी है इसका मतलब क्या, आर माइनस आर जीरो, एस माइनस एस जीरो, नहीं। कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है इसका, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आप देखो हमने डिस्कार्ड कर देना, तो इसमें जैसे एक नन ऑफ द अबव बचा था और एक एल डी बचा है ना। तो इसको देखेंगे आप, वैसा मेरे अकॉर्डिंग एल डी होना चाहिए। देखिए, चलो इसको ऐसे करते हैं कि मान लिया हमने कि ये जो सेट है, ये सेट जो है एल आई है। क्या हमने कंसिडर किया कि ये सेट एल आई, वी वन वी टू और वी थ्री, ये सेट कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इन तीन वेक्टर से हमने एक और नया दूसरे वेक्टर्स बनाए, थ्री वेक्टर्स बनाए हैं।
अब मुझे चेक करना है कि ये सेट एल आई होगा या एल डी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि एक मैट्रिक्स बनाइएगा, तो ये मैट्रिक्स तो यही रहेंगी, और फिर इसकी रैंक चेक करिएगा। अगर इसकी रैंक बनाए गए वेक्टर से ज्यादा है, सॉरी यस, इसकी रैंक अगर बनाए गए वेक्टर के इक्वल है, तो वैसे इसकी रैंक जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये जीरो आ जाएंगे, क्योंकि आर को हम इस वन के हेल्प से जीरो बना सकते हैं, एस को इस वन के हेल्प से जीरो बना सकते हैं, तो रैंक है इसके आगे 3। ठीक है, तो अगर बनाए गए वेक्टर्स से जो नए वेक्टर्स आपने बनाए हैं उससे हमने मैट्रिक्स बनाया, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक बनाए गए वेक्टर्स के इक्वल है, तो ये क्या होता है, ये अलाइव होता है। मीन्स ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, एल आई हो। तो देखिए अगर ये वेक्टर्स एल आई हुए तो इनको एल आई होना पड़ेगा इफ, देखिए, इफ this v1 v2 and v3 is li linearly independent, then this set v1 v2 and rv1 plus sv2 plus v3 is li। ओके, अगर ये सेट li हुआ, सेट को भी li होना होगा, लेकिन यहाँ तो ld दिया है ना, यहाँ ld दिया है। तो देखिए अब इसका हम ये यूज करते हैं जो लॉजिक में यूज करते हैं, P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। और दोनों स्टेटमेंट कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, मीन इनका सेम ही मीनिंग होता है। तो नॉट दिस मीन्स अगर ये सेट एल डी है, मीन्स v1 v2 r v1 plus s v2 plus v3, if this ld, if is ld, then this set v1 v2 v3 is also ld, is ld। ठीक है, तो देखिए अगर ये एल डी है, अगर ये एल डी है तो ये भी क्या होंगे, एल डी होंगे, इसलिए पहले फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट यूज हो रहा है वो कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है, देखिए वो रिजल्ट यूज हो रहा है ये, कि हमारे पास कुछ ऐसे n वेक्टर्स है v1 v2 एंड सो ऑन vn, और ये वेक्टर्स कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने क्या बनाया, हमने कुछ नए न्यू वेक्टर्स बनाए इन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का यूज करके, v1 v2 v3 एंड सो ऑन vm। ठीक है, हमने n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का यूज करके m वेक्टर्स बनाए हैं। ओके, कितने वेक्टर्स बनाए, m वेक्टर्स बनाए हमने। तो अगर ये m n से ग्रेटर है, यानी आपके द्वारा बनाए गए वेक्टर गिवन वेक्टर से ज्यादा है, तो ये वेक्टर्स कैसे होते हैं, ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद अगर ये m यानी बनाए गए वेक्टर दिए गए वेक्टर से लेस और इक्वल है, तो इसमें अब दो केसेस हो जाती है कि हो सकता है, ठीक है, तो इसमें अब कैसे चेक करते हैं, देखिए अगर आपके द्वारा बनाए गए वेक्टर्स है ना n के इक्वल है या n से लेस है, तो इसमें अब हम रैंक के थ्रू चेक करते हैं। अगर मैट्रिक्स की रैंक, अगर मैट्रिक्स की रैंक किसके इक्वल आ जाए, बनाए गए वेक्टर्स के इक्वल आ जाए, या रैंक जो है किसके इक्वल हो, m से लेस हो। अगर रैंक m के इक्वल आ गई, इसका मतलब वेक्टर्स li है, और अगर रैंक m से लेस आ गई तो वेक्टर ld है। तो ये कंसेप्ट यूज होता है। ओके, यस, इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, आई होप आपको समझा होगा, अगर नहीं समझा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अभी हम बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ R3 स्पैन बाय दिस थ्री वेक्टर्स इज, इन तीन वेक्टर से स्पैन होने वाला सब स्पेस बताना है हमें। तो रो स्पेस की बात कर रहा है जो इन तीन रो से जनरेट हो रहा है। तो इसकी आप इसको रो इक्वेशन फॉर्म में चेंज करिएगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट रो जितनी होगी उतनी ही रैंक सॉरी उतनी डायमेंशन होती है, हमने देखा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देख, सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14।
द सेट S1 एंड S2। S1 में मैट्रिक्स का कलेक्शन है और S2 में क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब इनमें ऑप्शंस बनाए हैं कि S1 जो सेट है वो LD है, बोथ दोनों LD है, दोनों LI है। S1 LD है, S2 LI है, S1 LI है, S2 LD है, इस टाइप से। चलिए देखते हैं। जैसे देखो, दो वेक्टर को चेक करना LI या LD बहुत ही ज्यादा इजी होता है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे यहाँ से देखो, इधर 1 है और इधर में यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो देखिए इसको अगर 2 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 4 होगा, ये 8 होगा, दिख रहा है। ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और माइनस बोले तो सेकंड मैट्रिक्स इसका स्केलर मल्टीपल है, इसलिए S1 सेट कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब हमें इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे u क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन यहाँ u का कोएफिशिएंट 3 है, इधर 4 है। तो इसलिए ये जो होगा ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं होने वाला। ठीक है, यस, ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है, इसलिए S2 कैसा बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो S1 तो LD है बट S2 इज नॉट LD, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ये आज का हमारा आगे लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2008। ओके, so now solve it. So देखिए, M is a matrix of order 3. Okay, here theta is lies between first quadrant, means theta lies in the first quadrant, and in V we have to collect those vectors which satisfying this condition, means mu transpose is equal to u transpose. Then the dimension of V is, V की डायमेंशन पूछ रहा है ये, मीन्स इस वेक्टर इस ये जो सेट है ये एक्चुअल में सब स्पेस बनता है, तो हमें इसकी डायमेंशन चाहिए। ठीक है, सो इसको अब कैसे करें, हम डायमेंशन कैसे निकालें। ठीक है, तो देखिए हमें ऐसे वेक्टर्स कलेक्ट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, मीन्स एम यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज आता हो। ठीक है, तो देखिए जीरो वेक्टर तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या नॉन जीरो वेक्टर भी इसको सेटिस्फाई करने वाला है। तो अच्छा, हाँ, तो इसको हम कैसे करें, अब देखिए यहाँ पे जैसे मुझे ऐसे वेक्टर कलेक्ट करने हैं R3 के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, मीन्स एम यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज। ठीक है, यू क्या है, R3 का वेक्टर है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमने u को कुछ ऐसे ले लिया, x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो u का जो ट्रांसपोज होगा वो ऐसे कॉलम मैट्रिक्स आएगा x y z। ठीक है, तो एम यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज, ये हमें गिवन है। m क्या है, 1 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 0 साइन थीटा और उधर कॉस थीटा। ठीक है, और u ट्रांसपोज बोले तो x y और z। ठीक है, और इधर भी u ट्रांसपोज लिख दिया हमने एक्स वाई जेड। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो ये x आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से x आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सेकंड रो दिस कॉलम, तो ये आएगा cos थीटा x माइनस साइन थीटा y। थर्ड रो दिस कॉलम, तो ये साइन थीटा y प्लस cos थीटा z। ओके, और इस साइड में क्या है, इस साइड में है x y z। ओके, तो एक इक्वल आया यहाँ से। ओके, और उसके बाद cos थीटा x माइनस साइन थीटा y इज इक्वल टू y। ओके, तो ये cos थीटा x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा y, ऐसे आ रहा है। ओके, फिर
अच्छा, यहाँ से तो थोड़ी प्रॉब्लम ही हो जाएगी, इससे हम कुछ नहीं कह पाएंगे शायद, यहाँ से नहीं कह पाएंगे हम लोग। अच्छा, जाने दो। चलिए, मेरे को वैसे पता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा अभी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स नहीं हुआ है ना, उस कंसेप्ट से ये इजीली हो जाएगा। देखिए, जीरो वेक्टर तो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि अगर मैं यू को जीरो वेक्टर लेता हूँ तो लेफ्ट साइड में जीरो आ जाएगा, राइट साइड में जीरो आ जाएगा। तो इस ये जो वी सेट है इसमें जीरो वेक्टर तो है ही ऐसे। ठीक है, क्या नॉन जीरो वेक्टर्स भी इसके अंदर है, वो हमें देखना था। एक्चुअल में ये आपसे पूछ रहा है कि वन के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस की डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है इसकी रैंक जो है ना थ्री है एक्चुअल में। रैंक इसकी थ्री होने के कारण सिर्फ जीरो वेक्टर ही इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, और अगर जीरो वेक्टर सेटिस्फाई करेगा तो इसकी डायमेंशन शायद जीरो हो जाएगी। तो ठीक है, इसको हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, वो एक्चुअल में जो कंसेप्ट क्लिक नहीं कर रहा है, हो जाता है ये भी। R3 such that mu transpose is equal to u transpose, where m is this matrix। इससे तो हमने ट्राई किया। जैसे अगर मैं इसको सेक है ना, तो इसको क्या होगा, ये साइन थीटा वाई इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा जेड, ऐसे आ जाएगा। मुश्किल ऐसे सॉल्व करना इन दोनों को। ठीक है जी। वन के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस की डायमेंशन होती है ये एक्चुअल में, ये है ऐसे ई वन होगा, ये ई वन। ई लैम्बडा होता है, ई लैम्बडा हम आइगन वैल्यूज और आइगन स्पेस के देखिए, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि ये ई लैम्बडा क्या होता है। इसमें वो सभी वेक्टर्स हम कलेक्ट करते हैं सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ई वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी। ठीक है, तो इसको कहते हैं आइगन स्पेस। क्या कहते हैं, आइगन स्पेस। ठीक है, और आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो होती है क्या होती है ये, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्बडा, ये होती है डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ एन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो वो थ्री है यहाँ पे। अब हमें रैंक फाइंड आउट करनी है किसकी, ए माइनस लैम्बडा। लैम्बडा बोले तो आइगन वैल्यू, यहाँ आइगन वैल्यू वन है, ए माइनस आई, ऐसे इसकी रैंक हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये जो है तो इसकी रैंक देखिए, जैसे ए मैट्रिक्स है हमारा वन जीरो जीरो जीरो, आई थिंक साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जीरो साइन थीटा और इधर कॉस थीटा। उसमें से आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके, तो वन माइनस वन करोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस वन, ये आएगा कॉस थीटा माइनस वन, माइनस साइन थीटा। ओके, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, साइन थीटा माइनस जीरो इज साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस जीरो इज कॉस थीटा। नहीं, यहाँ वन है, इसलिए कॉस थीटा माइनस का वन। ठीक है, ये आ गया है। अब इसकी रैंक कितनी है तो ये डिसाइड करेंगे रैंक। देखिए, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो रैंक टू होगी, और अगर जीरो आ गया तो रैंक वन होगी। ठीक है, यस। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के टू कॉस थीटा प्लस के वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम वन आएगा, वन और वन टू हो जाएगा, टू माइनस टू कॉस थीटा आ गया, तो ये नॉन जीरो होगा, है ना। यस, तो ये हो जाएगा नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब रैंक टू है, इसकी रैंक टू है, तो ए माइनस लैम्डा आई की रैंक टू है, तो थ्री माइनस का टू आ जाएगा, और थ्री माइनस का टू बोले तो वन। तो जो डायमेंशन होंगी यहाँ पे, ये फर्स्ट, ये आंसर इसका करेक्ट, 15 का सेकेंड। ठीक है, 15 का सेकेंड हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट है। चलो चेक कर लेते हैं, वैसे तो मैं करेक्ट ही हूँ, कॉन्फिडेंट भी है। ठीक है, 15 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा जिसकी डायमेंशन वन।
क्वेश्चन नंबर 59। बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये थोड़ा आपको इसलिए नहीं समझेगा क्योंकि वो अभी हमारा हुआ नहीं है। सोलू क्या होता है अपना, आइगन स्पेस क्या होता है, आइगन वैल्यूज और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर, चैप्टर नंबर 9, जो कि काफी बड़ा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमें देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए जैसे इतना ही। मिलते हैं मॉर्निंग में 6:30 बजे।